जाने के बाद की बात है। ठीक है, तो 1930 में पहले ये इल्तलाफ ने ये प्रस्ताव दिया कि इनके उद्धार के लिए इनके लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, बट बात दब गई, उतनी नहीं चली। आगे आगे जब गांधी जी ने पीरियड लगाया, गांधी जी ने सबके लिए अच्छा किया, हरिजन संघ के लिए अच्छा किया, एसटी ट्राइबल के लिए अच्छा किया, तो इनको कैसा लगने लगा कि ये सब उद्धार हो रहा है, ये हिंदुत्व के लिए हो रहा है, इसमें कहीं मुस्लिम तो आ ही नहीं रहे। तो धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत चिंगारी इनके मन में जगाई गई थी, उस चिंगारी को घी मिल गया और ये चिंगारी बढ़ती गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अब एक अलग राष्ट्र बनाना ही चाहिए, हमारे कम्युनिटी के उद्धार के लिए अगर अलग राष्ट्र नहीं होगा तो मुस्लिम्स क्या होते थे ये लोग भूल जाएंगे। तो इस वजह से 1940 में एक यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, उसके एक विद्यार्थी थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का यूज किया 1938 में। ठीक है, उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले अलग पाकिस्तान की मांग की जाती है और पाकिस्तान एक वर्ड डिफाइन होता है। ठीक है, पहली बार पाकिस्तान नाम का वस्त्र डिराइव्ड होता है, आगे आता है कि अब पाकिस्तान अलग होना चाहिए। तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। हाँ ना, अलग अलग, क्योंकि एक इतना बड़ा इंडिया है तो एक चीज कहीं भी हो सकती है। एक अधिवेशन, वो लाहौर अधिवेशन था, वो अलग, वो 1929 वाला था। ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी वो लाहौर। मुंबई में भी 3-4 हुए थे, बॉम्बे इसमें सूरत में भी 3-4 सत्या वो हुए थे। एक जगह पे 2-3 अधिवेशन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लाहौर अधिवेशन, ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था ना, पर ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। वो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, कि जहां पर अलग पाकिस्तान की मांग के लिए अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन अलग चीज थी, मुस्लिम लीग का अधिवेशन अलग चीज थी। ठीक है, अब यहाँ ये अलग चीज चल रही है, इसका एक अलग ही है कि अलग पाकिस्तान चाहिए। उसी बीच 1940 में गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 12 अक्टूबर 1940 हिंद छोड़ो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी थे जो जेल गए थे, वो थे विनोबा भावे। ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे जो जेल गए थे। सॉरी, विनोबा भावे पहले स्वतंत्र सेनानी थे कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत मूवमेंट के चलते हुए उन्होंने सबसे पहले अपना कदम रखा लोगों के बीच में और ब्रिटिशरों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब विनोबा भावे के बाद गांधी जी आएंगे, एसवीपी आएंगे, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, मदन मोहन मालवीय जी आएंगे, मतलब 1 बाय 1 करके ये नेता आएंगे। सारे नेता एक साथ एक मूवमेंट को कदम नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे। तो क्या अगर 1-2 जेल चला भी गया तो इसके पीछे के जो लीडर्स बचे हैं वो इस मूवमेंट को एम्पावर कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते चलते काफी लोग जेल चले गए। इसको शांत करवाने के लिए ब्रिटिश
अंदर ब्रिटिशर के जो पीएम थे क्रिप्स, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में वापस से यही मांगे थी कि तुम लोग हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वहां पे जर्मनी बहुत नजीक आ चुका था इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड वैसे ही बहुत डरा हुआ था, तो इन लोगों ने क्रिप्स मिशन लॉन्च किया और कहा कि तुम लोग भी जो भी मांगे हैं हम सब फुलफिल करेंगे, तुम लोग बस हमें हेल्प करो इसे एम्पावर करने में, हमें जर्मनी से बचाने के लिए और इंग्लैंड को फिट फ्री रखने के लिए, तो हम तुम लोगों की मांगों को भी कहीं ना कहीं फुलफिल करेंगे। अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, एक अलग असेंबली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहीं से पूर्ण स्वराज नहीं। क्रिप्स मिशन में कहीं पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, तो इस वजह से कांग्रेस ने 11 अप्रैल 1942 में इस मिशन को अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग तो अब एक ही एजेंडा लेकर बैठी थी कि अलग पाकिस्तान, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें, न पूर्ण स्वराज न ये वो, तो सब अपने पास रखो, हमें बस अपना एक अलग पाकिस्तान दे दो, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद लास्ट आएगा हिंद छोड़ो मूवमेंट 1942। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में आता है हिंद छोड़ो मूवमेंट। क्रिप्स मिशन लाने का वजह थी व्यक्तिगत मूवमेंट, व्यक्तिगत मूवमेंट थी, उसे दिल्ली चलो भी कहा गया। इट्स नोन एज अ दिल्ली चलो मूवमेंट। जो व्यक्तिगत मूवमेंट थी उसे दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा गया। क्रिप्स मिशन में क्या क्या, देखो क्रिप्स मिशन को 2 भागों में लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया। एक भाग तो ये लोग तुरंत ही अमल में लाने वाले थे, और दूसरा भाग जो था ये लोग युद्ध समाप्ति के बाद लाने वाले थे। क्या कहा गया कि भविष्य के अंदर युद्ध की समाप्ति के बाद इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन की जोगवाई थी, ठीक है। दूसरा क्या कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद तुम लोग अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश कर सकते हो अपने रूल्स रेगुलेशन के लिए, पर उसके अंदर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो सब तो हमारे हाथ में रहेगी। तो फिर बचा क्या, जो चीज लेने चाहिए वो तो ये लोग अभी भी देना नहीं चाह रहे हैं हमें। फिर तो क्रिप्स मिशन का इसलिए ना, इसमें कहीं पाकिस्तान की मांग की बात आई तो मुस्लिम लीग वैसे ही नाराज थी, कांग्रेस को वैसे डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए था, वो वैसे नाराज थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, और इससे पहले कौन सा लिखा है मैंने, हाँ अगस्त प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव दोनों हम अमेरिकन मतलब इंग्लैंड ने दिया, पर इन दोनों की असफलता, क्योंकि इन दोनों में कहीं भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, तो हम लोग भी समझ चुके थे कहीं ना कहीं ये लोग हमें जो चाहिए वो देना नहीं चाहते हैं। तो 1942 में गांधी जी ने कहा कि अब हिंद छोड़ो मूवमेंट होगी, अब जो हो कर या फर, हमें सिर्फ आजादी चाहिए। तो हिंद छोड़ो मूवमेंट में लोग समझते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा का साथ दिया था। गांधी जी ने उस टाइम ये बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, मुझे देश आजाद चाहिए। उन्होंने प्रॉपर ना हिंसा वर्ड का यूज किया, ना प्रॉपर ये कहा लोगों को कि अहिंसा करनी है, पर लोग समझ गए कि गांधी जी इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ भी हो हमें सिर्फ देश में आजादी लेकर आनी है, ठीक है। हिंद छोड़ो मूवमेंट होती है 14 जुलाई 1942। किस रीजन क्या था बिहाइंड रीजन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन का फेलियर। रीजन बिहाइंड हिंद छोड़ो मूवमेंट इज फेलियर ऑफ अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। 14 जुलाई 1942 को देखो, अभी इसकी 2-3 डेटें हैं, मैं वो करती हूँ, रुको, आई विल क्लियर एवरीथिंग। जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस समिट हुआ। वर्धा में कांग्रेस समिट हुई, और वर्धा के अंदर मुंबई ग्वालियर टैंक करके एक मैदान था, ठीक है। मुंबई के अंदर एक ग्वालियर टैंक का मैदान था। इस मैदान से गांधी जी ने
कहा कि हम 8 अगस्त 1942 को हिंद छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था किस अधिवेशन के अंदर, तो वर्धा के अधिवेशन के अंदर मुंबई के ग्वालियर टेंट में, ठीक है, एक मैदान था, वहां पे सभा बुलाई उन्होंने और उन्होंने वहां अनाउंसमेंट किया कि वो 8 अगस्त 1942 को इस क्रांति को स्टार्ट करेंगे। और इस टाइम इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लीडर थे, अध्यक्ष थे, जो भी कहो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इस हिंद छोड़ो मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त रिवोल्ट। फिर तुम लोग ये मानो कि अगस्त प्रस्ताव को अगस्त रिवोल्ट माना जाता है तो नो, ठीक है। हिंद छोड़ो मूवमेंट को अगस्त रिवोल्ट माना जाता है बिकॉज ऑफ कि ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट होने वाला था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, सो अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति में गांधी जी ने ये कहा कि करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे से लोगों को समझना पड़, इस डायरेक्टली गांधी जी का एक वो था, हिंट थी, करेंगे और मरेंगे मतलब कि अब चाहे किसी की जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आजादी, डू और डाई। इन विच मूवमेंट गांधी जी डिक्लेयर्ड, मैं लिख लिया, गांधी जी डिक्लेयर्ड इन दिस मूवमेंट डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। बस इसके चलते हुए देश आजाद हुआ और 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। 1945 में एक वेवेल योजना आएगी, उसके बाद 1945 में शिमला परिसर होगी, 1945 में एक माउंटबेटन योजना आएगी। माउंटबेटन योजना के अंदर 3 जून 1945 में दो अलग डोमिनियन स्टेट की मांग हो जाती है। 3 जून 1945 में देश 1947 में आजाद होगा मतलब, पर 3 जून 1945 में ये लोग कह देते हैं कि हम इस तारीख को यहां चले जाएंगे पूरे देश को छोड़ के, और माउंटबेटन 3 जून 1945 को डिक्लेयर कर देते हैं कि दो अलग डोमिनियन स्टेट बन चुके हैं जिनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। आधी तैरती नाव में छोड़ के गए थे हमें ये लोग, क्या कहते गए थे कि जो भारत के साथ जुड़ना चाहे वो भारत के साथ जुड़े, जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, और जो किसी के साथ जुड़ना ना चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। अब ऐसा हो सकता है? इस वजह से हमारे देश में बहुत दंगे हो गए, ये इसी वजह से देश में आधे लोग पाकिस्तान में चले गए। अब हमारे देश में जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, ठीक है, ये 3 ऐसी जगह थी कि जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी और कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। अब ये इंडिया का मैप है, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में कहीं है, यहां जूनागढ़ है, ठीक है, ये हैदराबाद है, ये जम्मू कश्मीर। अब ये लोग चाहते थे हम पाकिस्तान में जुड़े, जूनागढ़ के नवाब चाहते थे हम पाकिस्तान में जुड़े। अब ये माइंड सेट देखो, अब यहां से ये निकाल के हम कैसे दे पाकिस्तान को,
कैसे पॉसिबल नहीं था ये। जूनागढ़ में नवाब मुसलमान थे, पब्लिक हिंदू थी। पब्लिक चाहती थी हम हिंदू के साथ जुड़े, नवाब चाहते थे हम पाकिस्तान में जुड़े। जम्मू और कश्मीर चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में उस टाइम राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे। और राजा हरि सिंह तो ठीक थे, पर उनके जो नवाब प्रधान थे वो मुसलमान थे। नवाब शेख के ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने उन्हें भड़का दिया कि आप किसी के साथ मत जुड़िए, आप इंडिपेंडेंट रहिए। जब पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया अचानक जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, तब राजा हरि सिंह ने हमें लेटर लिखा कि हमारी हेल्प कीजिए। तब एसवीपी सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आप एग्रीमेंट पे साइन करेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे, तभी हम आपके यहाँ सेना भेजेंगे। तब हरि सिंह ने एग्रीमेंट पे साइन किया। उतने ही टाइम में पाकिस्तान ने ये हिस्सा हड़प लिया था पीओके। ये तब से इतनी जंग छिड़ी हुई है पीओके पे। कहीं ना कहीं हमारी ये साम्राज्यवादी नीति भी बहुत बुरी थी कि अगर हम उसी टाइम ये सब सॉर्ट आउट कर देते तो आज तक चीज ना खींचती। पर अब हमने तब भी इस चीज को इतना सोल्व नहीं किया कि भाई पाकिस्तान किसका किसका नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले पीएम बनने वाले लिबरल थे हर चीज को लेके। मतलब वो बोले पड़ोसी तो है क्या करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि पड़ोसी ही एक दिन इतना बड़ा कांटा बन जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो बचा क्या, हैदराबाद, यहाँ जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसे आजाद करवाया गया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो में देश की सीमा पे मतलब कि यहाँ पे सैनिक भेजे गए और मेमोरेंडम कराया गया लोगों से, मतलब कि चिट्ठियां लेते कि तुम लोग किसके साथ जुड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि हम इंडिया के साथ जुड़ना है। यहाँ ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को आजाद करवा के हमारे देश के साथ जोड़ा गया। जूनागढ़ में एक अलग क्रांति हुई, लोगों ने अपनी एक समिति बनाई। जूनागढ़ काफी लंबा खींचा था। फिर क्या, यहाँ के नवाब जो हैं उनकी 4 या 5 पत्नियां थी और 2-3 कुत्ते थे, तो उन्हें लेके जहाज में बैठ के और चल दिए पाकिस्तान की ओर। ठीक है, तो एक पत्नी बच गई इनकी यहाँ पे और एक कुत्ता बच गया। 3 कुत्ते ले गए, एक कुत्ता रह गया था जूनागढ़ में ही। तो वापस बाद में मतलब हमने इनकी बेगम और एक कुत्ते को फिर एरोप्लेन से भिजवाया पाकिस्तान की, इन्हें भी ले जा। डरपोक थे। और जम्मू कश्मीर को तो भाई इन लोगों ने हम पे मेमोरेंडम किया, साइन किया कि हमारा देश, हम लोग क्या चाहते थे कि अपनी मर्जी से एक जुड़े, हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहते थे। ऐसे एक रजवाड़ी नहीं, 562 थे। 562 रजवाड़ों को जोड़ने का जो काम किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अकेले भी थे, उनके साथ जेबी कृपलानी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। बट हाँ, लोगों को समझाना, देश में कैसे इन्वॉल्व करना, उनमें एसवीपी जी का बड़ा हाथ है। इसलिए उन्हें उनकी इतनी बड़ी स्टेच्यू बनाई गई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्योंकि एसवीपी का जो काम था वो आई थिंक कोई नहीं कर सकता यार। मतलब वो इंसान ही कुछ अलग थे। उनके पास किसी की कमी नहीं थी। इतने तो पैसे वाले थे कि वो घर बैठे जितना कमाए खा सकता था, पर सिर्फ देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया, सब कुछ। लास्ट टाइम जब वो मरे तब उनके पास प्रॉपर, जब देश के होम मिनिस्टर बनते, प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। ये उनकी कंडीशन थी। ऐसे करते करते 1948 तक ये सब मिट जाता है काम, सब जुड़ जाते हैं। ये हैदराबाद भी, जूनागढ़ भी सब आ जाते हैं और देश प्रॉपर आजाद होता है। इसके बाद चालू होती है पॉलिटी। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा देश के लिए, क्या होगा क्या नहीं वो सब। अब मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऑथेंटिक थॉट्स, ऑथेंटिक चीजें रह चुकी हैं, वो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्ट। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या थी ये सब मैं डायरेक्ट ही दे दूंगी कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1945 में आई। उसमें 2 देशों को आजाद करने की बात हुई, भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, हिंद छोड़ो मूवमेंट तक मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट करवा दिया। और एक चीज रह जाएगी, सुभाष चंद्र बोस जी, कि सुभाष चंद्र बोस का हमें देश में आजाद करवाने में बहुत बड़ा हाथ था। हिंद छोड़ो मूवमेंट एक साइड चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस का काम एक और तरफ चल रहा था। ये चीज मैं ले लूंगी एक स्टोरी की तरह। ठीक है, इसमें से कुछ थॉट्स होंगे वो मैं लिखवा दूंगी। अब हम आते हैं, देखो 1-2 चीज और रह गई हैं। 1935 का एक अधिनियम रह गया है,
गवर्नमेंट मैंने 1919 तक खत्म किया था, 1935 रह गया, साइमन कमीशन हो गया था, नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी 1928 में। उसके बाद 1935 में ये गोलमेजी परिषद और साइमन कमीशन का एक रिजल्ट आएगा, भारत अधिनियम 1935 में, और उसके बाद 1947 दो अधिनियम रह गए हैं, ठीक है। मोंटेग्यू चैम्फर्ड रिफॉर्म करवा दिया था, राइट। मोंटेग्यू चैम्फर्ड की समीक्षा के लिए आता है 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की गलतियों के लिए उसको चैलेंज करने के लिए हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट भी अच्छी थी, उसमें भी काफी हेल्पफुल डिमांड्स रखी गई थी, उतना नहीं माना गया। उसके बाद होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, इन सबको इकट्ठा करके इंडिया में एक नया चेंज आएगा जिसे ऐड करेंगे हम 1935 के अधिनियम में, ठीक है। यहां तक मैंने कंप्लीट किया था, 1935 लेना बाकी था। अब हम चालू करेंगे एशियंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी रह गया है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी कुछ भी। एशियंट हिस्ट्री में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। आज से 24 लाख साल पहले, 24 लाख ईयर अगो, पत्थर युग माना जाता था, एरा ऑफ लिथिक्स, ओके। लिथिक्स यानी पत्थर। उसमें 3 पार्ट पड़े, पेओलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पेओलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नूतन पाषाण काल। नूतन पाषाण काल के एंड में, नूतन पाषाण काल के एंड में आते हैं 8000 साल के आसपास की बात है, 8000 ईयर, ठीक है, आज से 8000 साल पहले। 8000 साल पहले की बात है, यानी कि नियो पाषाण काल की स्टार्टिंग हो चुकी थी, नियो पाषाण काल की एंडिंग और सिंधु खीण की सभ्यता की शुरुआत, ठीक है। नियो पाषाण काल के एंड में कॉपर, तांबा, कॉपर की शोध मतलब कि उसकी खोज हो चुकी थी, उस पीरियड को हम कहते हैं कॉपर पीरियड। नियोलिथिक के एंड वाला पीरियड मतलब 8000 साल वाला पीरियड मानी कि कॉपर पीरियड, ठीक है। कॉपर पीरियड के बाद धीरे धीरे चालू होती है आज से 5000 साल पहले की संस्कृति, सबसे समृद्ध संस्कृति, तो सिंधु खीण की संस्कृति, ठीक है। उसके जितनी समृद्ध संस्कृति ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी, वो सबसे समृद्ध मानी जाती है। उसकी समकालीन संस्कृतियां थी, मेसोपोटामिया की संस्कृति, चाइना की संस्कृति भी थी, इजिप्ट की, इजिप्ट आज हम इजिप्ट कहते हैं, उस टाइम उसे मिस्र कहा जाता था, ठीक है, मिस्र की संस्कृति। ये सब सिंधु खीण की संस्कृति की समकालीन थी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु खीण के समकालीन संस्कृतियां कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया, चाइना और मिस्र की संस्कृति, ठीक है। अब नियोलिथिक के एंड के अंदर मतलब आज से 8000 साल पहले खाने की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि पहले सबसे पहले मानवता की शुरुआत मानी जाती है अफ्रीका खंड से, यानी कि प्योर आदिवासी लोग, जो मिला जो हुआ कच्चा पक्का सब खा लिया, ठीक है। 24 लाख से लेके 12,000 तक लेख से 12 के इतना चला था पूरा पाषाण काल, ठीक है। 12 के से 8 के तक चला था मेसोलिथिक, और 8 के बाद 8 के वाला पार्ट चला था न्यूलिथिक, न्यू पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर वाला युग, कि लोग पत्थरों की वजह से जीते थे, मतलब गुफा में रहना, पत्थरों से आग लगाना, पत्थरों पे स्टेब्लिश्ड होना, पत्थरों का यूज करना, मतलब कि पत्थरों से ही वो औजार बनाते थे, पत्थरों से युद्ध के औजार बनाते थे, पत्थर का यूज करके गुफाएं बनाते थे, पत्थर का यूज करके ही रहते थे, पत्थर का यूज करके ही बर्तन बनाते थे, सब कुछ पत्थर का बनाना। इट्स कॉल्ड पाषाण काल मतलब लिथिक एज, ठीक है। लिथिक के बाद आएगी
कॉपर एज, कॉपर की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, कॉपर के बाद सोना चांदी, इट्स ओलर। ठीक है, इसके बाद आएगा कांसा, कांस्य युग। कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन, दो धातु को मिक्स करके बनता है कांसा। ठीक है, कांस्य युग कह लो, सिंधु खीण की सभ्यता कह लो, हड़प्पन सभ्यता कह लो, इट्स ऑल आर सेम। ठीक है, अभी आयरन की खोज नहीं हुई है। आयरन की खोज होगी मौर्य काल, मतलब कि ईस्वीसन पूर्व 300 से 400 वाली सदी में। अभी कहीं भी आयरन पीरियड नहीं आया है। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि सिंधु खीण की सभ्यता के लोग आयरन से वाकिफ थे या नहीं। नो, वो सिर्फ यूज करते थे कांसा, सोना, चांदी, इट्स ऑल। उन्होंने तो धीरे धीरे तांबे का यूज करना भी खत्म कर दिया था कि तांबा हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, न्यूलिथिक वाली एज में यहां सबसे पहले आदिवासी वाला पीरियड आता है। अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की शुरुआत मानी जाती है। इन लोगों को नेचर क्या होता है, रहना क्या होता है, जीना क्या होता है, उससे कुछ मतलब नहीं था। आज वो खाना मिल गया, कल जो होगा देखा जाएगा। आज एक पकड़ लिया बंदर, कल कुछ दूसरा पकड़ लेंगे खाने के लिए। ठीक है, कच्चा पक्का जो भी है खा लेंगे। अग्नि की शोध नहीं हुई थी। ठीक है, अग्नि की शोध होगी फायर, इन दोनों एरा के बीच में। इसका थोड़ा एंड, इसका थोड़ा स्टार्ट। पूरा मेसोलिथिक भी नहीं था, पूरा पैलियोलिथिक भी नहीं था। ठीक है, अग्नि की पर ऐसे मानी जाती है अग्नि की शोध इसी पीरियड के अंदर। पैलियोलिथिक में अग्नि की शोध हो जाती है पत्थरों से, दो पत्थरों को मिला के फायर एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो ये आदिवासी कहो कि कुछ भी कहो, ये बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, यूज रॉक्स। ठीक है, छोटे पत्थर यूज नहीं करते थे। इसके बाद अब थोड़ा डेवलपमेंट होगा, हम आएंगे इस वाले एज में, मेसोलिथिक में, मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में थोड़ा डेवलप होंगे लोग, बड़े पत्थर की जगह पे छोटे छोटे पत्थरों का यूज करेंगे। छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाएंगे, छोटे छोटे पत्थरों से ऐसे चाकू जैसा बनाएंगे। और अनाज क्या होता है उसकी भी थोड़ी नॉलेज आएगी। ये लोग क्या समझ रहे थे कि हमने कुछ खाया और कुछ हमने फेंक दिया, तो ये चीज तो वापस से उग जा रही है। तो लोगों को नॉलेज आई धीरे धीरे कि वापस से उग जा रही है, इसका एक पीरियड है सोइंग करने का, क्रॉप करने का। तो इन लोगों को थोड़ी अक्ल आने लगी कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ चीज डाल दे रहे हैं, कुछ उग रही है, तो इन लोगों ने थोड़ा खेती का नॉलेज लिया कि ऐसे खेती हो सकती है। प्रॉपर नहीं, थोड़ी बहुत। धीरे धीरे इन लोगों ने पशुपालन सीखा। सबसे पहले पशुपालन में मतलब कि इन लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल में सबसे पहले डॉग को अपने घर रखना चालू किया। डॉग, डोमेस्टिक एनिमल में सबसे पहले इन लोगों ने डॉग को अपने पास रखना चालू किया। उसके बाद न्यूलिथिक वाले एज में ये प्रॉपर मतलब थोड़े एकदम समझदार हो गए कि इन्होंने क्या समझा कि अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, उस एक क्रॉप का टाइम 3 मंथ है, तो हम 3 मंथ अलग अलग जगह क्यों भटके, हम एक जगह पे रह जा रहे हैं, ये वाला पाक हो जाएगा, फिर हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे किसी और चीज के लिए। मतलब तो इनका थोड़ा जीवन स्थायी होने लगा एक जगह पे। पहले भटकते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। धीरे धीरे ये लोग स्थायी होने लगे, एक कबीले में रहने लगे, एक अपना नया संसार बनाने लगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति होने लगी अच्छी तरीके से। 8000 के में पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले अनाज की उत्पत्ति के अवशेष मिलते हैं, और उस अनाज में मिलते हैं ज्वार और राइस। ठीक है, कि ये लोग ज्वार और राइस से अवगत थे, मतलब ज्वार और राइस के बारे में जानते थे। ठीक है, मेहरगढ़ के अंदर, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। आज से 8000 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी जगह है जहां सबसे पहले अनाज होने का उत्पत्ति, मतलब अनाज से लोग वाकिफ हैं, उसकी मतलब जानकारी मिलती है, तो वो जगह है मेहरगढ़। और वो भी दो चीजें, ज्वार और दूसरा राइस। ठीक है, अब 8000 से लेके 2000 साल, अब देखो हमेशा क्या होता है
धीरे धीरे लोग समझना चालू करेंगे, जीना चालू करेंगे, तो 8,000 से लेके 5,000, मतलब कि 2,500 जितना टाइम था बीच में नियोलिथिक से सिंधु खीण की सभ्यता आने में। ये लोग तो गांव ही थे, मतलब ज्यादा एक शहर में बसा पाए थे, तो नॉलेज ही ले रहे थे कैसे बनाया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे लोगों को समझा जाए। धीरे धीरे ये बड़े शहर में तब्दील होने लगे और नई संस्कृति बनी, और इट्स कॉल्ड सिंधु खीण की संस्कृति। वो होता है ना कि पहले बहुत गांव, एक पुराना गांव होता है, लोग वहां से शहर में जाना चालू करते हैं, तो एक शहर बड़ा इस्टेब्लिश्ड होता है और शहर एक अलग ही ऊंचाइयों पे जाके पहुंचता है। तो उसी तरह नियोलिथिक से लोग धीरे धीरे एक शहरों में शिफ्ट होने लगे होंगे, वहां नया नया उत्पादन किया होगा, बहुत ह्यूज में मतलब फैक्ट्रीज बनाई होंगी, अपने मतलब काम धंधे को स्टार्ट किया होगा, एक अलग ट्राइब्स बनी होगी, कुछ ऐसे हुआ होगा ना, कुछ लोग बहुत पैसे वाले बने होंगे, कुछ थोड़े मीडियम रह गए होंगे, उन्हें समझाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया होगा कि कैसे हमारी कम्युनिटी को चलाया जाए। तो ऐसे सिंधु खीण की सभ्यता बनी, आज से 5,000 साल पहले मानी जाती है। ठीक है, सिंधु खीण की सभ्यता बन गई। अब सिंधु खीण की सभ्यता बनी और इसका अंत कैसे हुआ, इसके लिए हर एक जियोग्राफर्स के अलग अलग मंतव्य हैं, क्योंकि सिंधु खीण की जो सभ्यता है, आई विल शो यू, देखो ये गुजरात वाला इलाका, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कुछ पार्ट हरियाणा, कुछ पार्ट राजस्थान, कुछ पार्ट दिल्ली, ठीक है, ये वाला इलाका है हमारा देश का। मोस्ट ऑफ पार्ट पाकिस्तान में चले जा रहे हैं। यहां से इंडस रिवर आती है, सतलज, चेनाब, सप्त सिंधु नदी कहते थे, 7 नदियों का संगम उस टाइम। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडस सिविलाइजेशन कहां पे मतलब कि फली फूली थी, तो इट्स सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है, सप्त सिंधु एरिया था। सप्त सिंधु मतलब इंडस नदी की 7 संगम होता था। इससे लोग ऐसा मानते हैं कि इसके विनाश का एक रीजन ये रहा होगा फ्लड, कि बहुत ज्यादा फ्लड्स आए होंगे और ये संस्कृति पूरी धुल गई होगी। ठीक है, किसी किसी लोगों का ये मानना है कि बाहरी अटैक हुए होंगे तो ये संस्कृति विनाश हो गई होगी। मतलब सबके अपने अपने मंतव्य हैं। एक ऑथेंटिक मंतव्य यही माना जाता है कि नेचुरल डिजास्टर, कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा या कोई बड़ी बीमारी आई होगी जिस वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, अब ऑथेंटिक रीजन क्या है कोई प्रॉपर नहीं बता पा रहा है, सब जियोग्राफर्स के अलग अलग मंतव्य हैं। बट हाँ, मैं फ्लड वाले चीज को थोड़ा कम मानती हूँ, बिकॉज ऑफ अगर फ्लड वाली चीज लेनी हो तो ये इलाका मान देगी रिवर के टाइम ये था, ये सब नदी के, पर यहाँ कौन सी रिवर थी, यहाँ तो इतनी खास रिवर थी नहीं। मतलब हाँ, एक रीजन हो सकता, अगर कोई कंट्री है, कोई अच्छी संस्कृति है, उसके अगर मेन टाउन है वही डूब जाएंगे तो छोटी मोटी जो बची है अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसे विकास करने का फिर उतना वो नहीं मिलता, इतने सोर्सेस नहीं मिलते कि जैसे अभी अहमदाबाद है, उसके आसपास के अगर अहमदाबाद ही विनाश हो जाएगा तो उसके आसपास के जो इलाके हैं उनका उतना प्रभुत्व नहीं रहेगा, उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई इनके जो मेन हड़प्पा के जो मेन थे, लोथल थे, धोलावीरा थे, कालीबंगान थे, मोहिंजोदड़ो थे, अगर ये सब भी विनाश हो गए होंगे नदी के अंदर तो फिर इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई बड़ी बीमारी आई हो या बाह्य आक्रमण कुछ ज्यादा हुए हों, कुछ भी रीजन हो सकता है। अभी ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं है कि किस वजह से इस इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का एकदम इतने टाइम में अंत हो गया। ठीक है, अब इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका अंत बंद हो गया, सब खत्म हुई कहानी। बात आती है अब हमें कैसे पता चला कि ऐसी कोई संस्कृति थी। तो पंजाब के अंदर एक मोंटेगरी जिला करके नाम है, मोंटेगरी। ठीक है, वहां पे ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी ट्रेन के लिए, तो खुदाई हो रही थी। खुदाई करते टाइम थोड़ी ऊंडे में जाने की वजह से कुछ ईंटें मिली
और ईंटें कच्ची और पकी हुई दोनों थी। ठीक है, पहले ईंटों के घर बनते थे, आज भी ईंटों के ही घर बनते हैं। हमारे साइड राजस्थान में, यूपी बिहार में, गुजरात में ईंटें कम यूज होती हैं, यहाँ पे वो बड़े क्या कहते हैं उन्हें, ब्लॉक, बड़े ब्लॉक, गजिया, लाइक गजिया कहते हैं उन्हें, ऐसे ईंटें यूज, मैंने यहाँ ईंटें नहीं देखी कहीं घर बनने में। ईंटें रेड कलर पे होती है, रेडिश कलर पे, ब्राउनिश, रेडिश एंड ब्राउनिश। ठीक है, और ये बड़े जो ब्लॉक होते हैं ग्रे कलर पे होते हैं। ठीक है, तो जब ये मोंटे गोमरी जिले में ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी, लेबर्स खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें ईंटें मिली नीचे से। उन लोगों ने, पागलों ने क्या किया, वो ईंटों को मतलब अपने घर ले गए, उन्हें यूज किया। वो ईंटें काफी अच्छी थी, मतलब मजबूत थी। उन्होंने को दिमाग में इन्हें इतनी ईंटें निकल कहां से रही हैं। तो 1921 का टाइम था, ये बात पता चलती है एएसआई को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1921 की बात है, देश आजाद नहीं हुआ था अभी। दयाराम साहनी करके एक आर्कोलॉजिस्ट थे, वो यहाँ पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या है, ये ईंटें कहां से मिल रही हैं। तो उन्होंने वो पूरा इलाका खुदवाया, तो उस इलाके के नीचे एक पूरा गांव बस रहा हो, ऐसे मतलब साक्ष्य मिले कि बहुत बड़ी कोई संस्कृति बस रही होगी। धीरे 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 सब खुदवाते गए नीचे का, मतलब तो एक बहुत बड़ी संस्कृति के साक्ष्य मिले 1921 में। और सबसे पहला जो शहर मिलता है उसे नाम दिया जाता है हड़प्पा, इसलिए इसे सिंधु सिविलाइजेशन कह दो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दो, सिंधु खीण की सभ्यता कह दो, इट्स ऑल आर नेम सेम। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि खुदाई करने में सबसे पहली जगह मिली वो हड़प्पा थी। ठीक है, हड़प्पा मिलता है 1921 में, इसे फाइंड करते हैं दयाराम साहनी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहला स्थल कौन सा मिलता है, और 1921 में मिलता है हड़प्पा। कौन फाइंड करता है, दयाराम साहनी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो नदी का नाम था रावी, रावी रिवर। ओके, हड़प्पा के बाद 1922 में एस बनर्जी आते हैं, वो फाइंड करते हैं मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मोहेंजोदड़ो उस टाइम का सबसे समृद्ध नगर माना जाता था। मोहेंजोदड़ो मतलब कह सकते हैं ना कि देखो आसपास ऐसे गांव बसे हैं, और उसमें मोहेंजोदड़ो एक अलग ही उभर के आता था, एक सबसे समृद्ध नगर। ठीक है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा, मोहेंजोदड़ो के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि सबसे बड़ा स्नानागार, बाथ टब। स्नानागार मतलब कि जो रिचुअल्स के लिए यूज होते हैं, स्नानागार एक बहुत बड़ा सा कुंड बनाया होता है पानी का, और उसके आसपास वो लोग इतने समझदार थे कि उसके आसपास छोटे छोटे बाथरूम्स बना रखे थे, मतलब जस्ट लाइक ओडी टाइप, कोई आ सकता है, अपने कपड़े वपड़े चेंज कर सकता है, फिर जा सकता है। अब वो किस लिए यूज होता था, तो लोगों का यही मानना है कि भाई कुछ पवित्र रिचुअल्स के लिए यूज होता होगा, कि भाई पवित्र टाइम पे होते हैं ना कि भाई कुंड में स्नान करने जाते हैं, तो उस वजह से। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बेस्ट चीज मानी जाती हो तो उसका नगर आयोजन। नगर आयोजन मतलब कि एक पूरे मतलब कि टाउन को इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया था उन लोगों ने, उनका जो नगर आयोजन था वो सबसे बेस्ट। ऐसा नगर आयोजन आज के टाइम पे देखने मिल जाए तो मिल जाए कब, कि जब किसी चीज को हमने पूरी तरह से मैप के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट किया, लाइक गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो एक मैप की तरह बना हुआ है। गांधीनगर को बनाया गया है, डेवलप किया गया। गांधीनगर बनाया नहीं था। अहमदाबाद अदरक की तरह फैला हुआ है, कभी यहां घुस जाओ, कभी अहमदाबाद का मैप नहीं है, नॉट अ पर्टिकुलर ऑथेंटिक मैप। अहमदाबाद कैसे भी फैल रहा है, कुछ वो नहीं है उसका। गांधीनगर एक बसी बसाई जगह है। ठीक है, गांधीनगर का पहले एक मैप प्रिपेयर किया गया, फिर गांधीनगर में चीजें बनाई गई हैं। हम लोगों ने देखो गांधीनगर इस 90 डिग्री पे बना हुआ है। एक सर्कल आएगा, देन 90 डिग्री एंगल कटेंगे, फिर एक सर्कल आएगा, फिर 90 डिग्री पे रोड कटेंगे। सब ऐसे गांधीनगर बना हुआ है। चंडीगढ़ की कॉपी है गांधीनगर। चंडीगढ़ तो इससे भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा का है ना। इतनी ग्रीनरी है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ तो मतलब उसकी मिनी कॉपी कह सकते हैं गांधीनगर को, कुछ उससे कॉपी करके हमने वो बनाया है। तो वो लोग उस टाइम इतने समझदार थे कि
अपने उस टाइम सीवेज की ट्रीटमेंट कैसे होगी, गंदगी कैसे नहीं फैलेगी, उन सब चीजों की उन्हें नॉलेज थी। आज से 5000 साल पहले की बात है। को दो हिस्सों में बांट रखा था, एक अपर टाउन, ठीक है, एक धोलावीरा, ये ऐसी जगह है जहां तीन तीन टाउन मिलेंगे, अपर, लोअर और मिडल। बाकी पूरी जो सिविलाइजेशन है उसमें हर जगह पे दो ही टाउन है, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन।